हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे क्लास 12 से फिजिक्स एनसीईआरटी पैटर्न पर। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। दोस्तों, इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं कि वैद्युत सेल क्या होता है, वैद्युत सेल के विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बारे में आपको हम अगले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। अगर दोस्तों वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं दोस्तों, देखिए आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। वायु प्रतिरोध जब तक रहेगा तब तक कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। आई बात समझ में? तब तक धारा का प्रवाह नहीं होता है जब तक कि वो बैटरी आपके वायु प्रतिरोध में है। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो बैटरी हम बनाए हैं। ठीक है, दो रेजिस्टेंस लगा करके एक बैटरी बना हुआ है परिपथ के द्वारा। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध के बारे में पहले बता दे रहे हैं आपको। और ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पर दोस्तों बाह्य प्रतिरोध क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये बताइए वायु प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में अंतर क्या है? भैया अंतर है, आपको हम बता दें। आपका क्वेश्चन ये हमसे जरूर बनता है कि सर वायु प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में अंतर क्या है? एक तो यहाँ पर दोनों में प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोध शब्द का प्रयोग दोनों में किया गया है, लेकिन एक बाह्य है और एक आंतरिक है कि नहीं है दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन लाजमी है। अब आपको हम बताएंगे कि वायु प्रतिरोध का मतलब क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से खरीदी गई जो बैटरी होती है, खरीदी गई जो बैटरी होती है उसमें जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? वायु प्रतिरोध होता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जब तक इस बैटरी का हम प्रयोग नहीं करते हैं तब तक इसका आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमको गणना नहीं होती है। अर्थात मान लिया जाए कि यह 12 वोल्ट की कोई बैटरी है। क्या है दोस्तों? 12 वोल्ट की कोई बैटरी है। इसे हम मार्केट से खरीद करके लाए और इसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। उस टाइम इसका प्रतिरोध जो होगा वो 12 वोल्ट ही होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम धारा का प्रवाह कराएंगे या फिर जैसे ही इसको अपने प्रयोग में हम लाएंगे, जैसे ही इसका धारा के रूप में प्रयोग करेंगे, करंट के रूप में प्रयोग करेंगे, वैसे ही इसके मान में कमी होगा। अर्थात यह 10 वोल्ट का कार्य करने लगेगा। बैटरी आपकी 12 वोल्ट की ही है, लेकिन जो इसके अंदर प्लेटें लगी होती हैं उनमें धारा निरंतर माइनस प्लेट की ओर से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती रहती है। बाह्य रूप में क्या होता है दोस्तों कि बाह्य रूप में धारा जो होती है वो धन से ऋण की ओर जाती है, लेकिन इस बैटरी के आंतरिक रूप में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा का प्रवाह होता है। आपको यही हम वैद्युत सेल पढ़ाए थे दोस्तों, तो बता चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा ये टॉपिक दोस्तों। हम टॉपिक पर अब चलेंगे। ठीक है, आपको हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और वायु प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध को और विद्युत वाहक बल को, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इन तीनों टॉपिकों को दोस्तों अभी आपको हम नोट करके समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं
जैसे कि हम आपको बताए थे, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको हम बताए हैं कि जो वैद्युत धारा है वो बाह्य रूप में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है, लेकिन जब हम बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध में वही धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। तो नोट कर दिए यहां पर दोस्तों, कह रहा है कि जब किसी सेल के भीतर, जब किसी सेल के दोनों टर्मिनलों को किसी चालक तार से जोड़ते हैं, जैसे दोस्तों यहां पर एक बैटरी है और इसमें दो प्लेट लगे हुए हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, अर्थात एक एनोड है और एक कैथोड है। इन दोनों टर्मिनलों को हम एक परिपथ के द्वारा जोड़ दिए हैं। क्या किया है दोस्तों? एक परिपथ के द्वारा हम इसे जोड़ दिए हैं। जब इसे हम जोड़ दिए हैं दोस्तों, तो आगे देखिए कह रहा है कि तो तार में विद्युत धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों जब इसे हम जोड़े हैं तो तार में जो वैद्युत धारा है वो क्या हो रही है? धन से ऋण की ओर प्रवाहित हो रही है। आई बात समझ में दोस्तों? धन से ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित हो रही है। तथा सेल के भीतर घोल में, तथा इस सेल के भीतर ये जो घोल बना हुआ है, घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर यही धारा जो है ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। आई बात समझ में दोस्तों? प्रवाहित हो रही है। जिस प्रकार तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करती है, जिस प्रकार दोस्तों तार जो है विद्युत धारा के मार्ग में यह एक प्रतिरोध है जो प्रतिरोध उत्पन्न करती है, मार्ग में उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सेल का घोल भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अर्थात उसी प्रकार से दोस्तों ये हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और दोस्तों ये जब टूटता है तो हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोजन माइनस आयन सल्फेट माइनस आयन में क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। टूटने के पश्चात जो धारा होती है वो कहां से जाती है? ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होने लगती है। आई बात समझ में दोस्तों? फिर एक बार समझ लीजिए, यदि हम बाह्य रूप में प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं तो बैटरी के अंदर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन जब इसी बैटरी के हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो आंतरिक प्रतिरोध में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा का प्रवाह होता है, और ये दोनों ही कंडीशन में प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अभी आपको हम बताए थे बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध दोनों में कॉमन है, लेकिन फर्क क्या है? एक बाह्य रूप में है और एक आंतरिक रूप में है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए जैसे अभी आपको हम बताए थे पीछे कि यदि मान लिया जाए कि 40 वोल्ट की कोई बैटरी है, बाह्य रूप में 40 वोल्ट की कोई बैटरी है, जब इसे हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे ही इसे हम अपने प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, तो ये 5 वोल्ट का ह्रास करके 35 वोल्ट का हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध जो इसका होता है वो 35 वोल्ट का हो जाता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि अभी मान लीजिए आपके हम सामने खड़े हैं, कार्य कोई नहीं कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं आपसे, ये मत समझिएगा कि नहीं बोल रहे हैं सर, समझा रहे हैं आपको। तो यहां पर हम ऐसे खड़े हैं, यानी हमारे अंदर जो पूर्ण एनर्जी है वो बनी हुई है, लेकिन कुछ समय बाद जब इसका हम यूज करेंगे तो ध्वनि के माध्यम से हमारे अंदर से ऊर्जा का ह्रास होगा, और जब ऊर्जा का ह्रास होगा दोस्तों, ह्रास मतलब बाहर निकलेगा ऊर्जा, जब हम ध्वनि देंगे आपको यानी बोलेंगे आपसे, तो ऊर्जा हमारे अंदर से बाहर निकलेगी, और जब हमारे अंदर से ऊर्जा बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमारे अंदर थोड़ी सी वीकनेसता आएगी, कमजोरी होगी। उसी तरह से ठीक बैटरी भी कार्य करता है। जब तक वो मार्केट में है, दुकान पर है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है,
तब तक वो 40 वोल्ट है। जैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं, इसके सॉल्यूशन में उथल पुथल होता है और ये धारा इधर से उधर प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, वोल्टता की कमी आ जाती है। आई बात समझ में? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों इसके 3 पॉइंट क्या हैं। इसमें विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों तो आपको हम बता दें, इसमें विद्युत वाहक बल मतलब किस बल के कारण ये परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है। टर्मिनल विभवांतर यानी ये प्लेटों पर कौन से विभवांतर उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों टर्मिनलों पर। आंतरिक प्रतिरोध, इस बैटरी के अंदर ये आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक पर। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर दोस्तों इसे आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। आइए अब हम चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आगे टॉपिक पर। यहाँ पर हम 3 पॉइंट आपको बताए थे, विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम बैटरी में बताए थे कि जब बाह्य रूप में प्रतिरोध का हम प्रयोग करते हैं, बाह्य रूप में अर्थात बाह्य रूप में जब हम प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पर इसका हम नोट दे दिए हैं दोस्तों। कह रहा है कि जब सेल को काम में न लाया जाए, जब हम बैटरी को मार्केट से खरीदते हैं और उसे अभी काम में नहीं लाते हैं तो उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात जब उसे हम अपने प्रयोग में बैटरी को नहीं लाते हैं तो उस टाइम उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोस्तों टर्मिनल वोल्टता क्या कहलाता है, तो टर्मिनल वोल्टता जब सेल बंद परिपथ में होता है अर्थात उसमें धारा प्राप्त की जाती है, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य, सिरों लिख लीजिएगा दोस्तों, इसे सिरों के मध्य लगने वाला वोल्टता टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। लगने वाला वोल्टता ही टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में दीजिए। कहने का इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बैटरी के सिरे हैं, ठीक है ना, और इन दोनों सिरों पर लगने वाली जो वोल्टता है, जो लगने वाला यहाँ पर ये चीज दिख रहा है आपको, प्रतिरोध दिख रहा है ना, और इन दोनों टर्मिनलों के मध्य एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, भी विभवांतर लगा हुआ है, वोल्ट लगा हुआ है। आई बात समझ में? अर्थात यही वोल्टता जो होगा दोस्तों आपका दोनों टर्मिनलों से जुड़ा हुआ है, अर्थात वही वोल्टता टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अब हम बात करेंगे आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अब देखिए यहां पर नोट किए हैं कि जब वैद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यदि दोस्तों मान लिया जाए इस प्रतिरोध को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि हम यहाँ पर एक क्या कर दिए हैं, आंतरिक प्रतिरोध लगा दिए हैं, ठीक है, बैटरी से यहाँ से विद्युत वाहक बल के द्वारा एक आंतरिक प्रतिरोध जब हम लगा देते हैं और इसमें धारा का प्रवाह करते हैं दोस्तों, तो ये बार बार वोल्टा जो होता है इसके अंदर क्या करता है, रुकावट डालता है, बार बार क्या करता है, रुकावट डालता है इसमें। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी एक बार और देख लीजिए, जब वैद्युत धारा के मार्ग में बैटरी के वैद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत अपघट्य, ये जो वैद्युत अपघट्य है दोस्तों आपका SiO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, वो क्या कर रहा है, बार बार इस प्रतिरोध में रुकावट डाल रहा है।
इस वजह से इस प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। अब इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके। ठीक है, नोट करिए। तो अब यहां पर देखिए, ये फिगर आपको हम बना दिए दोस्तों। टाइम बहुत अधिक लग रहा है, इस वजह से पहले ही हम यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट कर चुके हैं। ठीक है, समझ लीजिए, समझा दे रहे हैं इसको। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक ये बनाया हुआ है आपका, यहां से धारा आई है। ठीक है, और ये स्मॉल आर प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, जो एक बंद पास के अंदर है। ठीक है, यहां पर दूसरा जो प्रतिरोध है दोस्तों, कल्पना हम कर दिए हैं चारों तरफ से बंद पास के अंदर। ठीक है, ये जो प्रतिरोध आर है आपका, ये वाह्य प्रतिरोध है, जिसे हम यहां पर दोस्तों क्या कहेंगे, वाह्य प्रतिरोध कहेंगे। कैपिटल आर जो है आपका वाह्य प्रतिरोध है, और स्मॉल आर जो है दोस्तों वो इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध है। आई बात समझ में। इसी में हमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, इसी में हमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अब आइए हम संबंध स्थापित करते हैं। जैसे आपको हम बता दें दोस्तों कि यहाँ पर कोई एक आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, विद्युत वाहक बल के द्वारा जब यहाँ से धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये धारा का प्रवाह जो होता है दोस्तों वायु प्रतिरोध की तरफ जाता है, और वायु प्रतिरोध से होते हुए यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई होती है। इस कुंजी से जब आप करंट देते हो, तब यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें यही पता करना है कि धारा I बराबर क्या मान हमारा होता है। आई बात समझ में दोस्तों, धारा I बराबर हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए अब हम यहाँ पर देखेंगे, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल वोल्टता। अर्थात यहां पर हम लोग क्या किए हैं दोस्तों, एक टर्मिनल के द्वारा इस प्रतिरोध को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। क्या किए हैं, एक टर्मिनल के द्वारा इस प्रतिरोध को हम जोड़ दिए हैं, बाह्य प्रतिरोध को। तो इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I। तो दोस्तों ये भी कैपिटल I कर लीजिए। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों, I इंटू आर हो जाएगा। तब ये हो गया I इंटू आर। ठीक है दोस्तों, यहां पर स्मॉल भी कर सकते हैं, कैपिटल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल कर लीजिए। कहोगे सर जी कैसे स्मॉल और कैपिटल कर रहे हैं बार बार। तो यहां पर ये हो गया, वाई टर्मिनल के द्वारा वोल्टेज होगी I इंटू आर हो गई, प्लस अब हम इसके आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। तो आंतरिक प्रतिरोध जो है दोस्तों, धारा इसमें I बह रही है और इसका प्रतिरोध जो है स्मॉल r है। इन दोनों प्रतिरोधों को जब आपस में जोड़ा जाता है, तब विद्युत वाहक बल पता चलता है। विद्युत वाहक बल का हम पता लगाते हैं। ठीक है, आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध को जोड़ करके। तो आइए अब हम आगे चलेंगे दोस्तों। अर्थात इतना बराबर ये हो गया, तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, स्मॉल I इंटू आर प्लस I इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब इन दोनों में हमें यहां पर दोस्तों ओम के नियम से पढ़े हैं कि V बराबर, ओम के नियम क्या है, ओम लॉ द्वारा क्या पढ़े हैं, V बराबर I इंटू आर पढ़े हैं, I इंटू आर पढ़े हैं। तो क्या इसके जगह पर नहीं रख सकते I इंटू आर, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तब E बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर V हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा I इंटू आर। आइए समझ में। अब यहां से यदि हम लोग दोस्तों विभवांतर इसका निकालना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो E माइनस I इंटू आर हो जाएगा। एक तो आपका फार्मूला यहां से बन गया, यानी कि विद्युत वाहक बल के मान में से हम आंतरिक प्रतिरोध और धारा का मान जब घटाते हैं दोस्तों, तो उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान पता चलता है। ठीक है, वोल्टता निकालने के लिए फार्मूला आपको है। ठीक है ना। यदि हम मान लेते हैं दोस्तों, या फिर करके इसको हम कर सकते हैं, यदि मान लिया जाए कि कैपिटल आई आर के बारे में हम बात करते हैं, कैपिटल आर के बारे में यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो I इंटू आर इजकल टू ये हो जाएगा आपका कितना, E माइनस
आई इंटू आर, यानी विद्युत वाहक बल और धारा माइनस क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। इक्वल टू आप यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो इसके जगह पर मान लिया जाए आई इंटू आर हो गया, ठीक है, पर आई इंटू आर हो गया और ये ई माइनस आई आर हो गया। इसको हम पक्षांतर कर देते हैं विद्युत वाहक बल निकालने के लिए दोस्तों, ठीक है। विद्युत वाहक बल यहां से निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा भैया आपका ई बराबर, ये हो जाएंगे आपके आर आई आर माइनस ये हो जाएंगे आपके आई आर, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, आई आर, सॉरी दोस्तों माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए आप कि यहां पर ई बराबर आई आर है और आई आर है, आई दोनों में क्या मिल रहा है, हम लोगों को कॉमन मिल रहा है। आई को कॉमन कर लेते हैं तो आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यदि दोस्तों तब यहां से आपको एक और फार्मूला मिल गया, किसके लिए, तो विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला आपको और मिल गया। यदि दोस्तों इसमें हम धारा निकालना चाहेंगे, धारा का मान यदि पता करना है हमको, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये आपका ई बराबर आई और आर प्लस स्मॉल आर है दोस्तों। जब इसे हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, आई बराबर निकालेंगे तब ये हो जाएगा ई बटा में स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका आज का टॉपिक। 3 चीज आपको यहां से निकालने का तरीका हम बता दिए हैं। टर्मिनल वोल्टता निकालने के लिए दोस्तों, विद्युत वाहक बल निकालने के लिए और धारा का मान ज्ञात करने के लिए। इन तीनों को ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहां पर हम व्यंजक आपको दे रखे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक यदि दोस्तों नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक आपको घंटी का निशान दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो पहले आपको मिले, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।